वन में पूछा गया है विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ लीनियर इक्वेशंस हैव यूनिक सॉल्यूशन, नो सॉल्यूशन, इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशंस। हमें बताना है कि जो दो पेयर ऑफ इक्वेशंस हैं ये यूनिक सॉल्यूशन है, इसमें नो सॉल्यूशन है या इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशंस है। इन केस देयर इज यूनिक सॉल्यूशन, यदि यूनिक सॉल्यूशन है तो फाइंड इट बाय यूजिंग क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। ध्यान दीजिएगा यहां पर हमें क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड का उपयोग करना है। तो पहला सब पार्ट देखते हैं इसका। हमने क्या किया कि जो इक्वेशन है इसमें a1 b1 c1, a1 x1 b1 y1 और c1 a2 x2 b2 y2 और c2, इससे कंपेयर करके हमने देखा कि a1 बाय a2 आपका 1/3 है, b1 बाय b2 ये है और c1 बाय c2 ये है। देखिए ये दोनों तो इक्वल हैं, यानी a1 बाय a2 इज इक्वल टू b1 बाय b2, बट इट इज नॉट इक्वल टू c1 बाय c2, लेकिन ये c1 बाय c2 के बराबर नहीं है। देयरफॉर द गिवन सेट ऑफ लाइंस आर पैरेलल टू ईच अदर। इसका मतलब दोनों लाइनें पैरेलल हैं, कभी ये इंटरसेक्ट नहीं करेंगी आपस में। सो देयर विल बी नो सॉल्यूशन फॉर दिस इक्वेशंस। अगले पे आते हैं, सेकंड पे। हमारे पास दो इक्वेशन है, सिमिलरली इसी तरीके से करेंगे जो हमने पहले किया था, a1 बाय a2 b1 बाय b2 c1 बाय c2। ये a1 है, ये a2 है, ये b1 है, ये b2 है। मतलब यहाँ b1 जो मैं कह रहा हूं कि y का जो कोएफिशिएंट है, और ये c1 है, ये c2 है। तो a1 बाय a2 b1 बाय b2 हमने देखा, तो a1 बाय a2 b1 बाय b2 के बराबर नहीं है। इसका मतलब दे विल इंटरसेक्ट एट ईच अदर एट यूनिक पॉइंट। इसका मतलब ये इंटरसेक्ट करेंगे एंड देयर विल बी अ यूनिक सॉल्यूशन फॉर दिस इक्वेशंस। इसका यूनिक सॉल्यूशन होगा। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कैसे करते हैं देखिएगा। हम क्या करते हैं, हमारे पास ये इक्वेशन है x बाय b1 c2 माइनस b2 c1, b1 c2 माइनस b2 c1। इसी तरीके से y के नीचे आता है c1 a2 माइनस c2 a1। आपके जो भी कोएफिशिएंट्स हैं उसको यहां पर रखना है आपको, और 1 बाय a1 b2 माइनस a2 b1। और जब ये बन जाए, जब ये लाइन ये बन जाए, तो आप देखिए पहली बार इसको और इसको कंपेयर करेंगे, दूसरी बार इसको और इसको कंपेयर करेंगे, तो पहली बार में वैल्यू मिल जाएगी x की 2 और y की 1। तो इसको ध्यान रखिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये वाली इक्वेशन यही आपको बताती है कि किस तरीके से आपका क्रॉस मल्टीप्लिकेशन होगा। अब यहां पर आते हैं, एक और हमारे पास इक्वेशन है थर्ड। फिर से हम a1 a2 b1 b2 c1 c2 कंपेयर करते हैं, दोनों का रेशियो निकालते हैं। रेशियो निकालने के बाद देखेंगे a1 बाय a2 b1 बाय b2 और c1 बाय c2, ये तो तीनों एक जैसे लिखे। इसका मतलब तीनों एक ही हैं, यानी कि ये दोनों लाइनें वो ओवरलैप कर रही हैं। तो इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशंस हैं इसके। उस पॉइंट, उस लाइन के हर पॉइंट जो है वो एक सोल्यूशन है, तो इनफाइनाइट उसके सोल्यूशन हो सकते हैं। फोर्थ पाइए, फिर से a1 a2 b1 b2 c1 c2 इस तरीके से कंपेयर करिए, और a1 बाय a2 इज नॉट इक्वल टू b1 बाय b2 आ गया। इसका मतलब ये है कि दे इंटरसेक्ट ईच अदर एट ए यूनिक पॉइंट। ये यूनिक पॉइंट पे इंटरसेक्ट करेंगे। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन में अगर देखा जाए x बाय, जो हमने पहले देखा था यहां पर b1 c2 b2 c1 c1 a2 माइनस c2 a1 और a1 b2 माइनस a2 b1। यहां पर देखिए इसको यहां पर वैल्यूज रखेंगे a1 a2 b1 b2 c1 c2 की, और फिर उसके बाद इक्वेशन से पहले इसको और इसको इक्वेट करेंगे, फिर ये सेकंड और थर्ड को इक्वेट करेंगे, और हमें x और y की वैल्यू मिल जाएगी। अब क्वेश्चन 2 में पूछा गया है फॉर विच वैल्यूज ऑफ a एंड b विल द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस हैव अ इनफाइनाइटली नंबर ऑफ सॉल्यूशंस। हमारे पास दो इक्वेशन है, 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 7, a माइनस b x प्लस a प्लस b y इज इक्वल टू 3a प्लस b माइनस 2। तो a1 ये हो गया, a2 ये हो गया, b1 ये हो गया, b2 ये हो गया, c1 ये हो गया, c2 ये हो गया। अब इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन का तात्पर्य क्या है? इनफाइनाइट का मतलब ये है कि a1 बाय a2 b1 बाय b2 के बराबर है और c1 बाय c2 के बराबर है, यानी कि तीनों के रेशियो जो है वो बराबर है। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, सीधा a1 a2 b1 b2 c1 c2 की वैल्यूज जो है वो यहाँ लिख देंगे, और एक एक बार में देखिए यहाँ पर ये लिखा हुआ है, ये जो c1 बाय c2 b1 बाय b2 a1 बाय a2। पहले हम a1 बाय a2 को कंपेयर करेंगे आपके c1 बाय c2 से, यानी कि दोनों को इक्वेट करेंगे, एक इक्वेशन बन जाएगी ये वाली। देखिए एक इक्वेशन बन रही है। इसी तरीके से हमारी जो b1 बाय b2 है उसको कंपेयर करेंगे c1 बाय c2। अच्छा, ये इक्वेट c1 बाय c2 से इसलिए करते हैं क्योंकि a1 बाय a2 में आपको एक वेरिएबल मिलेगा, b1 बाय b2 में एक वेरिएबल मिल रहा है, लेकिन c1 बाय c2 जो है वो तो कांस्टेंट है, वहां नहीं मिलेगा। इसलिए दो इक्वेशन इस तरीके से बनेगी, पहले इसको इससे करेंगे, फिर इसको इससे करेंगे। तो दूसरी इक्वेशन यहां से मिलेगी और ये फाइनल इस तरीके से बन के आएंगी। अब 1 और 2 का अगर हम सब्ट्रैक्ट करें, इन दोनों का डिफरेंस निकालें, तो देखेंगे
कि हमारे पास b की वैल्यू यहाँ पर 1 आ जाएगी। सब्स्टिट्यूट करेंगे इसको 2 में, जो वैल्यू आई है आप देखें a जो है 5 आ गया आपका, तो a 5 और b 1 ये आपको वैल्यू मिल जाएगी यदि ये दोनों इक्वेशंस जो जिनकी बात हो रही है वो इनफाइनाइट सॉल्यूशंस दे रहे हैं। सिमिलरली इसका काम भी यहीं पे सेम चीज लागू होगी। आपके पास a1 है, b1 है, c1 है, a2 है, b2 है, c2 है, तीनों का रेशियो निकालिए। पहले a1 बाय a2 को c1 बाय c2 से कंपेयर करिए, फिर b1 बाय b2 को c1 बाय c2 से कंपेयर करिए। और यहां तक देखिए दूसरी क्वेश्चन में ये पूछा गया है कि आपका नो सोल्यूशन फॉर विच वैल्यू ऑफ k द पेयर ऑफ इक्वेशंस हैव नो सोल्यूशन। तो यहां पर थोड़ी सी फेरबदल हो जाएगा, क्योंकि यहां पर a1 बाय a2 तो b1 बाय b2 के बराबर है, लेकिन वो c1 बाय c2 के बराबर नहीं है। तो a1 बाय a2 को आप केवल कंपेयर कर सकते हैं, ये मतलब ये दोनों को कंपेयर कर सकते हैं, क्योंकि ये तो इक्वेशन है, बाकी तो है नहीं आपकी, ये तो कर नहीं पाएंगे। जैसे ही आप इक्वेट करेंगे इसको तो आपको k की वैल्यू मिलेगी जो कि 2 है। हेंस k इज इक्वल टू द गिवन सॉल्यूशन हैज नो सॉल्यूशन। क्वेश्चन नंबर 3, सॉल्व द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन बाय द सब्स्टिट्यूशन एंड क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। हमारे पास ये इक्वेशन है, इनको दो तरीके से सॉल्व करना है। सबसे पहले हमारा जो है वो सब्स्टिट्यूशन, तो क्या करिए, ये वाली इक्वेशन आप लीजिए, जो इजी लगे उसको पहले ले लीजिए, एक्स को यहाँ रखिए, बाकी सबको यहाँ वाई में डाल, मतलब राइट हैंड साइड में डाल दीजिए, और इसको सीधे के सीधे यहाँ पर उठा के रख दीजिए। यहाँ पर जैसे आपने उठा के रखा आप देखेंगे वाई इज इक्वल टू आपका 5 आया, इसको किसी भी एक में आप पुट कर दें 1 या 2 में, आप देखेंगे आपके पास x और y की वैल्यू आ गई। और दूसरी चीज है क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन में आपको a1 a2 b1 b2 c1 बाय c2 पता होना चाहिए, और आपको पता है कि उसका फॉर्मूला क्या होता है, x बाय जो भी अभी हमने पहले डिस्कस किया था वही आप यहां पर रखेंगे। और जब रखेंगे तो आप देखेंगे कि सबसे पहले यहां पहले वाले को तीसरे से कंपेयर करेंगे, और उसके बाद देखेंगे आपकी दूसरे वाले को तीसरे से कंपेयर करेंगे। यहां पर आपको x की और y की वैल्यू मिलेगी। इक्वेशन यानी कि पहले तो आपको लीनियर इक्वेशन बनानी है एंड फाइंड देयर सॉल्यूशंस, फिर उसके सॉल्यूशन निकालने हैं बाय एनी अलजेब्रिक मेथड। यानी आप कोई भी अलजेब्रिक मेथड यूज कर सकते हैं, चाहे सब्स्टिट्यूशन हो, एलिमिनेशन हो, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन हो, जो भी आप चाहें। सबसे पहले लेते हैं फर्स्ट को, अ पार्ट ऑफ मंथली हॉस्टल चार्जेस इज फिक्स्ड। जो मंथली हॉस्टल चार्जेस फिक्स्ड है एंड रिमेनिंग डिपेंड्स ऑन द नंबर ऑफ डेज वन हैज टेकन फूड इन द मेस। फूड फॉर 20 days शी हैज टू पे ₹1000 एज हॉस्टल चार्जेस। या ए स्टूडेंट जो है वो अगर 20 दिन के लिए खाना खाती है तो वो 1000 रुपये पे करती है, जबकि बी स्टूडेंट 26 दिन खाती है तो 1180 रुपये देती। तो हमें फिक्स चार्जेस निकालने हैं, कॉस्ट और कॉस्ट ऑफ फूड पर डे निकालना है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम मानेंगे कि जो फिक्स चार्ज है वो एक्स है, वो तो लगना ही लगना है। उसके बाद वाई जो है वो चार्ज ऑफ फूड पर डे, जितना खाया जाएगा उस हिसाब से पर डे मतलब डे को मल्टीप्लाई करेंगे तो चार्ज आ जाएगा। तो फिक्स चार्ज प्लस 20 इंटू वाई, क्योंकि 20 दिन पहली जो ए मेंबर है वो रही तो 1000 रुपये उन्होंने दिए। इसी तरीके से फिक्स चार्ज प्लस 26 वाई 26 दिन रहे तो उन्होंने चार्ज दिए 1180। जब ये दोनों आपके इक्वेशन बन गए तो हम देख रहे हैं यहां पर कि दोनों x और x तो मिल गए, तो दोनों को सबट्रैक्ट कर दें, सीधे हमको 6y = 180 मिल रहा है और y = 30, और ये y जैसे हम रखेंगे तो हमको x की वैल्यू भी मिल जाएगी। ये देखिए आप। इसके बाद हम दूसरे क्वेश्चन 4 के दूसरे पार्ट पे आते हैं। यहां पूछा गया है अ फ्रैक्शन बिकम्स 1/3। एक फ्रैक्शन यानी कि हम x बाय y वाले की बात करें जिसमें न्यूमरेटर होगा डिनोमिनेटर होगा, और फ्रैक्शन बिकम्स 1/3। वो फ्रैक्शन x बाय y जो है 1/3 बन जाता है। 1 इज सब्ट्रैक्टेड व्हेन 1 इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम न्यूमरेटर, यानी केवल x माइनस 1 बाय y करेंगे तो 1/3 बन जाएगा। एंड इट बिकम्स 1/4। ये सेम फ्रैक्शन 1/4 बन जाता है यदि 8 इज एडेड टू द डिनोमिनेटर, यानी x बाय y प्लस 8। अगर x बाय y प्लस 8 करेंगे तो 1/4 बन जाएगा। आपको फ्रैक्शन निकालना है। यहां पर देखिए आपके पास x बाय y है, जैसे मैंने आपको पहले बताया, x में 1 घटाएंगे और y को वैसे रखेंगे तो 1/3 हो जाएगा। इसको जब सॉल्व करेंगे तो ये पहली इक्वेशन मिलेगी 3x माइनस y = 3। दूसरे में आएंगे x को ऐसे रखेंगे, y में 8 को जोड़ेंगे तो 1/4 मिलेगा। इसको हम थोड़ा सिंप्लीफाई करेंगे तो 4x माइनस y = 8 मिलेगा आपको।
और जो इन दोनों को सॉल्व करेंगे, क्योंकि हम देखिए y और y हमें मिल गया ना, तो यहाँ सबसे बढ़िया तरीका है कि सबट्रैक्ट कर दीजिए इनको। और जैसे हमने सबट्रैक्ट किया, देखिए x इक्वल टू 5 आ गया हमारे पास, और y x की वैल्यू जैसी 5 रखेंगे तो y की वैल्यू भी मिल जाएगी, हमारी 12 हो जाएगी, और x की वैल्यू मिल गई और y की वैल्यू मिल गई। इसके मतलब है ये फ्रैक्शन ये वाला होगा। अब हम थर्ड पार्ट पे जाते हैं। थर्ड पार्ट जो है वो है यश स्कोर्ड 40 मार्क्स इन अ टेस्ट। यश ने 40 मार्क्स स्कोर किए, गेटिंग 3 मार्क्स फॉर ईच राइट आंसर एंड लूजिंग 1 मार्क्स फॉर ईच रॉन्ग आंसर। यश को 3 मार्क्स मिले हर राइट आंसर पे, और उसने लूज किए 1 मार्क्स हर रॉन्ग आंसर पे। हैड 4 मार्क्स बीन अवॉर्डेड फॉर ईच करेक्ट आंसर एंड 2 मार्क्स बीन डिडक्टेड फ्रॉम ईच इनकरेक्ट आंसर, देन यश वुड हैव स्कोर्ड 50 मार्क्स। यदि 4 मार्क्स मिलते सही सवाल पे और 2 मार्क्स डिडक्ट किए जाते गलत सवाल पे, तो यश को कितने मिलते? 50 मार्क्स मिलते। हाउ मेनी क्वेश्चंस वेयर देयर इन द टेस्ट? अब निकालना है कितने नंबर ऑफ क्वेश्चंस थे। तो इसको सॉल्यूशन देखिए। सबसे पहले हम देखिए, लेट द नंबर ऑफ राइट आंसर्स एंड रॉन्ग आंसर्स बी एक्स एंड वाई। राइट आंसर्स x और रॉन्ग आंसर्स y। तो देखिए राइट आंसर्स 3x, 3 मार्क्स मिलते हैं ना राइट आंसर के लिए, और उससे माइनस करना पड़ेगा उन वैल्यू को जो आपके डिडक्शन होगा, यानी कि 3 इंटू एक्स, 3 सही माइनस जितने गलत इज इक्वल टू 40, 40 मार्क्स मिले। और दूसरी बार कहा गया है यदि 4 मार्क्स होते हैं किसके लिए? सही के लिए, तो 4x, सही तो x है, x माना है हमने, तो 4 इंटू एक्स, और उससे हटाने कितने हैं? क्योंकि अब मार्क्स 2 मिलने लगे हैं, जो मार्क्स 2 है वो किसके लिए? जो हमें डिडक्ट करने हैं अगर गलत हुआ तो माइनस 2y इज इक्वल टू 50। अगर ऐसा होता तो 50 मिलते हैं। तो देखिए पहली इक्वेशन ये बन गई, दूसरी इक्वेशन ये बन गई, और आप देखिए कि जब इसको ये वाले दूसरे इक्वेशन को हम 2 से डिवाइड करेंगे, 2x माइनस वाई इज इक्वल टू 25 मिल जाएगा। तो 1 और 2 ये इक्वेशन बनी, और सीधा इन दोनों को माइनस करिए, आपको x 15 मिल जाएगा, और जब x को रिप्लेस करेंगे तो y 5 मिल जाएगा। अब फोर्थ इक्वेशन पे आते हैं हम। फोर्थ इक्वेशन पे है प्लेसेस A एंड B आर 100 किलोमीटर पार्ट ऑन हाईवे। एक हाईवे पे 2 प्लेसेस हैं A और B, और दोनों कितने दूरी पर है? 100 किलोमीटर दूरी पर है। वन कार स्टार्ट फ्रॉम A एंड अनदर फ्रॉम B एट द सेम टाइम, यानी कि A से एक कार स्टार्ट होती है और B से दूसरी कार स्टार्ट होती है सेम टाइम पे। इफ द कार ट्रेवल्स इन द सेम डायरेक्शन एट डिफरेंट स्पीड, यानी कि दोनों कार अब एक ही डायरेक्शन पे जा रही हैं, दोनों अलग अलग डायरेक्शन में नहीं जा रही, यानी कि दोनों एक दूसरे को फेस नहीं करेंगी, दोनों एक साथ ही जा रही हैं एक ही डायरेक्शन में। दे मीट इन 5 आवर्स, अगर ये दोनों एक ही उस पे जा रहे हैं, डिफरेंट सेम डायरेक्शन एट डिफरेंट स्पीड, स्पीड इनकी अलग है, और 5 घंटे में ये मिलेंगे। इफ दे ट्रेवल टूवर्ड्स ईच अदर दे मीट इन 1 आवर, यदि ये एक ही डायरेक्शन में मूव करते, जो यानी उल्टी डायरेक्शन मूव करते, तो ये आपस में मिल जाते। दे मीट इन 1 आवर, 1 घंटे में मिल जाते। व्हाट आर द स्पीड्स ऑफ टू कार? अब इसमें स्पीड है, डिस्टेंस है, तो हम पता है कि स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस बाय टाइम, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस बाय टाइम, ये वाला हम फॉर्मूला लगाएंगे, और उसके बाद हम इसको सॉल्व करेंगे। देखिए कि सबसे पहले हमारे पास क्या आया कि स्पीड जो है पहले कार की वो u माने, x और y जो होता है हम नॉर्मली अपने सॉल्यूशन के लिए लेते हैं जब यहाँ पर फिजिक्स की बात आ जाती है, और जब यहाँ पर हमारे स्पीड डिस्टेंस की बात आती है हम तो u और v मानते हैं, ये प्रचलन है। तो पहली कार की स्पीड है u, दूसरी कार की स्पीड है v, और ये किलोमीटर पर आवर है। तो रिस्पेक्टिव स्पीड ऑफ बोथ कार्स व्हाइल दे आर ट्रैवलिंग ऑन इन सेम डायरेक्शन, जब सेम डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं तो u माइनस वी हो गई, यानी दोनों एक ही डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं। तो अल्टीमेटली ये चल कितना रहे हैं? मान लीजिए मैं 20 किलोमीटर प्रति घंटा से चल रहा हूं, और आप चल रहे हैं 30 किलोमीटर प्रति घंटा से, तो दोनों को माइनस करके एक्चुअली हम दोनों चल किस तेज से रहे हैं? डिफरेंस हमारे बीच में 10 किलोमीटर प्रति घंटा ही तो है। तो इसका मतलब दोनों की स्पीड बढ़ जाएगी, दोनों बहुत तेजी से आपस में आएंगी। तो इसलिए यहां पर हमारी जो स्पीड हो जाएगी वो हो जाएगी कितनी? देखिएगा u प्लस वी किलोमीटर पर आवर। तो 5 इंटू यू माइनस वी जो इनकी एवरेज स्पीड हो गई जब वो दोनों एक ही डायरेक्शन में चल रहे हैं। तो 5 क्या है? देखिए 5 जो है इनके पास, अगर हम क्वेश्चन पे जाएं तो हमारे पास 2-3 चीजें दी हुई हैं जो हमें इसमें यूज करनी है। वो ये है
कि 5 घंटे में ये मिलते हैं, तो स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस बाय टाइम के लिए इतना ही लगाना है, और डिस्टेंस कितना है 100 किलोमीटर, और यहां पर 1 आवर है। तो हम क्या करेंगे, सीधा स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस बाय टाइम लगाएंगे, और 5 ये आप इंटू यू माइनस में स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस 100, और दूसरे में क्या करेंगे हम 1 इंटू यू प्लस वी, अब एक ही डायरेक्शन में चल रहे हैं तो 100 हो जाएगा। दोनों को देखिए कितना आसान है, जब दोनों बनेंगे यू माइनस वी यू प्लस वी वाली, दोनों को प्लस कर दीजिए, 2 यू इज इक्वल टू 120, यू इज इक्वल टू 60, इस तरीके से बन जाएगा। और सब्स्टिट्यूट करिए इसको इक्वेशन में, यू और वी दोनों मिल जाएगा। और फिफ्थ वाले पे आते हैं। फिफ्थ में ये कहा गया है कि द एरिया ऑफ रेक्टेंगल गेट्स रिड्यूस्ड बाय 9 स्क्वायर यूनिट्स if the length is reduced by 5 units and breadth is increased by 3 units। एक रेक्टेंगल का एरिया जो लेंथ इंटू ब्रेड्थ होता है वो 9 स्क्वायर यूनिट से कम हो जाता है जब लेंथ इज रिड्यूस्ड बाय 5। अगर लेंथ x मानी जाए या l मानी जाए और ब्रेड b मानी जाए या y मानी जाए, तो x माइनस अगर 5 करेंगे और b जो ब्रेड्थ है मतलब y है उसको y इंटू 3 करेंगे, तो हमारे पास जो एरिया है वो कितना हो जाएगा, -9 हो जाएगा, रिड्यूस हो जाएगा। यदि हम लेंथ को या x को इंक्रीज कर दें 3 यूनिट से, x प्लस 3 कर दें, और ब्रेड्थ को 2 यूनिट बढ़ा दें, यानी कि y प्लस 2 कर दें, तो एरिया जो भी हम माने वो एरिया बन जाएगा आपका 67 स्क्वायर यूनिट। एरिया क्या है, x इंटू वाई तो है बेसिकली, वो 67 स्क्वायर यूनिट से बढ़ जाएगा। तो हमको डिमेंशंस निकालने हैं रेक्टेंगल के। तो ये बहुत ही आसान है, इसमें लेंथ इंटू ब्रेड्थ हमें मेंसुरेशन वाला फॉर्मूला लगाना है। देखिए एरिया जो है वो x इंटू वाई है। सबसे पहले इन्होंने कहा कि अगर यदि आप x को मतलब लेंथ को 5 से कम करें और ब्रेड्थ को 3 से बढ़ा दें, तो जो एरिया है वो 9 से घट जाता है। अगले क्वेश्चन में हम आएंगे, पहले इसको देखिए सॉल्व करने का, इसको जब रीअरेंज करेंगे तो x, y और बाकी का जो एलिमेंट है वह आपको मिल जाएगा। क्योंकि देखो x और y यहां पर मिलेगा सर आपको, और x और y यहां पर दोनों माइनस हो जाएंगे, इसलिए आप x y की चिंता करने की जरूरत नहीं है। यहां पर आप आएंगे दूसरा वाला कि अब जब x को 3 से बढ़ा देंगे, y को 2 से बढ़ा देंगे, तो जो एरिया है वो 67 से बढ़ जाएगा। और जब इसको रीअरेंज करेंगे तो ऐसा बन जाएगा। अब यहां पर देखिए थोड़ा सा एक हमारे पास चीज आ रही है कि ये x या y दोनों ही टर्म जो है इक्वल नहीं है, तो सबसे बढ़िया तरीका है क्रॉस मल्टीप्लीकेशन। x बाय जो आपको वैल्यूज बताई हैं, a1 b1 एक बार लेनी है, c1 a1 लेना है, एक बार a1 c1 लेना है, वो तीनों लेके यहाँ पर आप इसको x को पहले कांस्टेंट से कंपेयर करेंगे, फिर y वाले को कांस्टेंट से कंपेयर करेंगे, इससे आपको x17 y9 मिलेगा। तो ये आपकी 17 यूनिट और 9 यूनिट आ जाएगी।